हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, तो दोस्तों, कहाँ गया बेसबॉल? कहाँ गए उनकी लंबी लंबी शॉटें? कहाँ गए बेन डकट के कमेंट्स जो कह रहे थे जितना मर्जी बना ले इंडिया, हम चेस कर लेंगे? आप तो 100 रन के ऑलमोस्ट 115-20 रन पे ऑल आउट हो गए। वॉट अ विन बाय इंडिया। 434 रन की डिफीट दी है आज इंडिया ने इंग्लैंड को। वन ऑफ द हाइएस्ट रन्स मार्जिन बाय इनिंग बाय विन बाय इन इंडिया। क्या ज़बरदस्त खेला है, इसे कहते हैं इन्फ्लिक्टिंग डिफीट। मोराल डाउन कर दिया आज उन्होंने इंग्लैंड का। अब देखते हैं इनका बेसबॉल कितना चलता है और कहाँ तक लेके जाते हैं इस बेसबॉल को। बट सबसे बढ़िया बात ये रही कि जब ये इंग्लैंड हार गए, उसके बाद जब बेन स्टोक्स अपने कमेंट्स देने आए, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि अभी 2 मैच और बाकी हैं, हो सकता है हम जीत जाएं। बट उनका ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या बेसबॉल बेसबॉल कौन खेल रहा था? मुझे तो लग रहा था बेसबॉल इंडिया खेल रही थी। बेसबॉल क्या, इंडिया ने आज जैज़ बॉल और सैज बॉल खेला है। जैज़ बॉल मीन्स जायसवाल और सैज बॉल मीन्स सरफराज। क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है दोनों ने। और जायसवाल की हम क्या ही बात करें, 2 डबल सेंचुरीज़ एक सीरीज़ में हो गई हैं। और अगर एक और बना देते हैं इस सीरीज़ में तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का 1934 का रिकॉर्ड अचीव कर लेंगे। वैसे उन्होंने जायसवाल ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है आज, जो कि 12 छक्कों का रिकॉर्ड है। ये वसीम अकरम साहब ने बनाए थे, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अगेंस्ट जिम्बाब्वे बनाए थे। सो उन्होंने आज ये रिकॉर्ड उनके बराबरी की। अगर एक आधा ओवर इंडिया और बैटिंग करती तो हो सकता है ये रिकॉर्ड टूट जाता। बट वो कहते हैं ना कि हम रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। बहुत जगह आज एक दो जगह बातें ये भी हो रही हैं कि अगर सरफराज बहुत अच्छा खेले हैं और उनको उनकी दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मिस हो गई। पहली इनिंग में तो चलिए रन आउट हो गए, वहाँ पे उनके पास समय था, हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। सेकंड इनिंग्स में समय कम था। अगर इंडिया डिक्लेयर नहीं करती तो फिर वो डिक्लेरेशन डिले हो जाता। ये मेरा पर्सनली थॉट है। अब इनसे अब दूसरे देखेंगे कि बाकी क्रिकेटर्स का क्या मानना है। बट मेरे हिसाब से वैसे उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और उम्मीद करता हूँ आगे भी वो अच्छा खेलेंगे। अभी तक तो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी मेन मेरे हिसाब से दोनों का, जायसवाल का या फिर सरफराज का, इनका टेस्ट होना बाकी है। अभी ये यहाँ पे अच्छा खेल रहे हैं। जायसवाल तो चलो स्पिन पे भी अच्छा खेलते हैं, डिफेंस अच्छा है, टेक्निक अच्छी है, शॉर्ट बॉल पे भी सही हैं। बट मेन इनका परफॉर्मेंस पता चलेगा जब ये सेना कंट्रीज़ में जाके खेलेंगे। सेना मीन्स साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है। सीम जो बाउंस और स्पीड तो खेल लेते हैं, बट सीमिंग कंडीशन जहाँ बॉल हिलती है वहाँ कैसा परफॉर्म करेंगे वो मैटर करता है। सिमिलरली सरफराज के लिए भी यहाँ तो अच्छा खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में उनकी 70 की एवरेज है। और तभी मैं कहता हूँ कि इंडिया में जो भी टेस्ट टीम में आना चाहिए वो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस से आना चाहिए, ना कि आईपीएल के परफॉर्मेंस से। फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर, वो आईपीएल की परफॉर्मेंस से इसमें आए हैं टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेस का क्राइटेरिया शुड ओनली बी डोमेस्टिक। अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज इतना अच्छा आके खेला और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक का रगड़ा खा के आया हुआ है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। डोमेस्टिक में 5 दिन की जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, बैट्समैन डिफरेंट कंडीशंस को देखते हैं। पहला सेशन खेलते हैं, कभी मॉर्निंग में स्विंग होती है, बॉल सेम होती है, उसके बाद आफ्टरनून सेशन जब धूप पड़ती है पिच के ऊपर तो पिच बैटिंग के लिए आसान हो जाता है। उसके बाद जब वेयर एंड टेयर आता है पिच में, शाम के टूवर्ड्स शाम को पिच में वेयर एंड टेयर आता है तो फिर बैट्समैन को खासी मुश्किलात होती है खेलने के लिए। तो जब लोग रणजी ट्रॉफी खेलते हैं प्लेयर्स, वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, उनको पता होता है कि इंटरनेशनल में क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज एक जुरेल की कीपिंग मुझे पहले दिन तो फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं रही, क्योंकि उनका बॉल कलेक्शन क्लियर नहीं था। लेकिन वो कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ा सा बंदा नर्वस भी होता है, लेकिन आज उनकी कीपिंग बहुत अच्छी थी। नॉर्मली डोमेस्टिक में पिचेस ऐसी नहीं होती हैं, इससे थोड़ी ख़राब होती हैं, लेकिन आज जो पिच में बाउंस भी था और उसके हिसाब से जो कैरी करके वो कलेक्ट कर रहे थे, वो उनका कलेक्शन आज बहुत क्लीन दिखा।
तो जुरेल ने भी बहुत अच्छा डेब्यू किया, 46 रन फर्स्ट इनिंग में बनाए, सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग नहीं आई और बहुत अच्छा कलेक्शन था। एक रनआउट उन्होंने बहुत अच्छा किया, जब सिराज ने उधर से थ्रो किया तो दौड़ते हुए आए और आए ऐसे आते हुए उल्टे हाथों से उन्होंने स्टंप रनआउट किया, तो वो बहुत अच्छा कलेक्ट था उनका। अगर वहाँ पे टाइम पे कलेक्ट नहीं होता तो प्रॉब्ली वो रनआउट नहीं हो पाता। इसके अलावा जडेजा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहली इनिंग्स में उन्होंने 100 बनाए, दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिए और इस वजह से उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट। वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, यही हाल हो रखा है इंग्लैंड का। अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। अभी 2 टेस्ट मैचेस और बाकी हैं। मैं तो चाहूँगा कि इंडिया दोनों जीते और अपने WTC फाइनल की रेस को और पक्का करे और इनको ऐसे ही हराए, इन्फ्लिक्टिंग डिफीट दे, इनका मोरल डाउन करें। और इसके अलावा क्या परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल पूरी टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है और इन्होंने हर एक शोबे में, हर एक एरिया में इंडिया ने इंग्लैंड से बेटर परफॉर्म किया। आप चाहे फील्डिंग की बात कर लें, चाहे बैटिंग की बात कर लें, चाहे बॉलिंग की बात कर लें, इन सब के बावजूद भी हमें 3 बॉलर्स का स्पेल नहीं भूलना चाहिए, जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव। सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी फर्स्ट इनिंग में, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए और जिसकी वजह से इंग्लैंड 319 पे ऑल आउट हुई फर्स्ट इनिंग में, जिसकी वजह से इंडिया को 126 रन की वहाँ लीड मिली। उसके बाद जो स्पेल बुमराह ने किया और सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आपने उनका बेस्टो को जो लेग बिफोर किया था, बेस्टो वो बॉल समझ ही नहीं पाए, बेस्टो को लगे कि बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर जाएगी, बट इट वॉज अ नॉर्मल बॉल, बहुत स्पिन हुआ बॉल में। तो एक आधा डिसीजंस अंपायरिंग का गलत गया था। एग्जांपल जब मार्क वुड बैटिंग कर रहे थे, जो प्लम आउट था वो आउट नहीं दिया, जो आउट नहीं था वो आउट दे दिया, और जब इंडिया ने उसको रिव्यू लिया तो वो अंपायर्स कॉल पे बच गया क्योंकि वो नॉट आउट दिया था और बेल्स क्लिप कर रहे थे। इसी तरह देखिए ऐसे डिसीजंस क्रिकेट में होते रहते, कुछ आपकी फेवर में जाते हैं, कुछ आपकी फेवर में नहीं जाते, बट मेरे हिसाब से ये अंपायर्स कॉल जो है इसे हटा देना चाहिए। आज जो जैक क्रॉली का आउट हुआ, वो अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे तो वो आउट नहीं था, बट क्योंकि अंपायर्स कॉल था, अंपायर्स कॉल मतलब आप एक बार LBW हो गया तो आप समझ लीजिए 99.99% बैट्समैन आउट ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ बॉल चाहिए स्टंप को टच करने के लिए। अगर बॉल स्टंप में टच भी होगी तो वो आउट है। जैसे जैक क्रॉली का होता, ऑलमोस्ट ये स्टंप है, इसके ऊपर यहाँ लगते हुए बॉल जा रही थी। वैसे अगर होता, अंपायर नॉट आउट देता तो वो अंपायर्स कॉल होता, नॉट आउट ही होता, चाहे वो स्टंप पे लग रहा हो। एटलीस्ट उसमें कोई कुछ परसेंटेज है जिसका हिट होना चाहिए बॉल में, बट अगर अंपायर्स कॉल है तो बॉल टच भी हो रहा तो आउट है। तो इस वजह से आज इनफैक्ट मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स ने भी कहा कि अंपायर्स कॉल हटा देना चाहिए। अब मुझे भी लॉजिकली लगता है कि अंपायर्स कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अंपायर्स कॉल दे दिया, आप उसको ओवरटर्न भी कर सकते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि या तो आप अंपायर्स पे जाइए या फिर आप टेक्नोलॉजी पे जाइए। टेक्नोलॉजी कह रही है कि भैया नहीं होता, और नेकेड आई से अगर आप देखेंगे तो वो आउट नहीं था। बट ऐसे डिसीजंस कुछ जाते हैं फेवर में, कुछ नहीं जाते। चलिए, इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।